प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। यहाँ पर देखिए, मैं आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आ गया हूँ रसायन विज्ञान 2022 का। सेट नंबर आपका 4 है, तो पूरा का पूरा सेट आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आप सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, लाइक कमेंट सब जरूर कर दिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आपको ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी, बहुत ही ध्यान दीजिएगा है, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा का पूरा मॉडल पे हम सॉल्व कराएंगे 347 जी के, ठीक है ना। 347 जी के पूरा का पूरा सोल्यूशन करवाने वाले हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, और सभी लोग क्या करेंगे, देखिए ये आपके लिए डेमो कॉपी है, डेमो कॉपी है, ठीक है ना। डेमो कॉपी है, आपको सेम टू सेम ऐसे ही कॉपी मिलेगी, और यहाँ पे आपको केंद्र व्यवस्थापक की मुहर रहेगी और यहाँ पर केंद्र की मुहर रहेगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है ना। और आप लोग घबराइएगा नहीं, कॉपी आपको सेम टू सेम मिलेगी, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, और बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो सभी लोग क्या करेंगे, एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ आपको ध्यान देनी है। केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को, यानी परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका किसी भाग में अपना नाम नहीं ले, आपको कहीं पर भी अपना नाम नहीं लिखना है, ठीक है ना। और केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं, ठीक। और परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ भाग पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सावधानी के साथ पालन करें, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, और निम्नांकित क्रमांक स्थितक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करेंगे, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख लें कि उस पर वही वर्ष पर चित्रित है जिस वर्ष में परीक्षा दे रहा है। मतलब कि आपको यहाँ पर चित्रित रूप में दिखाई देगा कि आपकी किस वर्ष की कॉपी है, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। और इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख ले कि ये आपको हमने बताया। और देखिए पहला नंबर में आपको क्या भरना है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यहाँ पर अंकों में डाल देना है, ठीक है ना। और परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यहाँ पर आपको शब्दों में, तो यहाँ पर आपको डाल देना है विषय रसायन विज्ञान, ठीक। और सेट नंबर 4 347 जी के, ठीक। और यहाँ पर परीक्षा का दिन डाल देना है, ठीक है ना। और परीक्षा की तिथि और पाली का नाम, केंद्र का नाम डाल देना है, ठीक है ना। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए मॉडल पेपर के बारे में बताते हैं आपको अच्छी तरीके से इसमें क्या पूछा जाएगा आपसे, ठीक है ना। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक। तो प्रश्न नंबर एक की बात करेंगे, एक क की बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक क्रिस्टल तंत्र में, मान लीजिए कोई हमारे पास क्रिस्टल है, ठीक है। क्रिस्टल तंत्र में ए बराबर बी बराबर सी और ए बराबर बी बराबर अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री है, तो वह तंत्र कौन सा है। चार ऑप्शन आपको दिखेगा, क्रिस्टलीय तंत्र और अक्षीय दूरी, ठीक, और अक्षीय कोण। कोणी में क्या हो जाएगा, ए बराबर बी इज नॉट इक्वल टू सी, यानी अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री और गामा बराबर 120 डिग्री, ठीक है ना। और रोमोहेड्रल में अल्फा ए बराबर बी बराबर सी, और ध्यान दीजिएगा, और आपके लिए है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद मोनोक्लिनिक, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री और बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं, अगला प्रश्न देखिए क्या है आपके लिए। क्या है कि निम्न में से 0.1 मोल जलीय विलयन का हिमांक न्यूनतम होगा। ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किस 0.1 मोल जलीय विलयन का हिमांक न्यूनतम होगा, तो ये आपको बताना है। तो उपयुक्त में से पोटेशियम सल्फेट के जलीय विलयन में, किसमें, पोटेशियम सल्फेट के जलीय विलयन में सबसे अधिक वियोजित आयन, ठीक है ना, आयन थर्ड उपस्थित है, अतः इसके जलीय विलयन का हिमांक न्यूनतम होगा, क्योंकि पोटेशियम का क्या होता है K+3, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा। तो वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, ये आपको बताना है। निम्न में से कौन मोनोसेकेराइड, ऐसा कौन सा है जो मोनोसेकेराइड है, तो फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड है, फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड है। तो जबकि लैक्टोज तथा माल्टोज
डाइसेकेराइड एवं स्टार्च पॉलीसेकेराइड होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जब एसिटिक अम्ल, हमारे पास क्या है, एसिटिक अम्ल है, को P2O5 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्न में से कौन सा यौगिक प्राप्त होगा हमें। ठीक है ना। तो एसिटिक अम्ल को P2O5 के साथ गर्म करने पर CH3CO का होल ट्वाइस O एस्टर बनता है। ठीक है ना। तो एमाइड का एमीन में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। तो एमाइड का एमीन में परिवर्तन हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा किया जा सकता है। ठीक है ना, जा सकता है। ठीक है ना, ये आपको कर देना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो की बात करेंगे तो क्रिस्टलीय दो के क की बात करेंगे तो क्रिस्टलीय ठोसों का अंतर आणविक बलों के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। हर वर्ग का एक उदाहरण आपको देना है। क्रिस्टलीय ठोसों का अंतर आणविक बलों की प्रकृति के आधार पर अथवा आबंधों यानी वांडर वाल्स बल, ठीक, और आयनिक आबंध, ठीक, सहसंयोजक आबंध, धात्विक आबंध के आधार पर वर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक, वर्गों में विभाजित कर, पहला देखिए आणविक ठोस में H2Cl2 HCl SO2 H2O, ये आपके लिए हो जाएगा आदि। और आयनिक ठोस में आपका क्या हो जाएगा, तो आयनिक ठोस में आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, आपके लिए हो जाएगा आयनिक ठोस में NaCl जो कि आयन में टूट जाते हैं, Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, KCl Na2SO4 आदि में टूट जाएगा। धात्विक ठोस की बात करेंगे तो सिल्वर, सोना, चांदी, तांबा आदि। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस की बात करेंगे। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ग्रेफाइड, हीरा और SiC। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, ये आपके लिए। और ध्यान दीजिएगा, राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए। अगला प्रश्न आपके लिए है, राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए अथवा उनकी सीमाएं आपको लिखना है। तो राउल्ट का नियम क्या होता है, इनके अनुसार किसी विलयन के प्रत्येक वाष्पशील, ठीक है ना, प्रत्येक वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब इसके मोल अंश के समानुपाती होता है। यह विलायक का वाष्प दाब P1 व इसका मोल अंश X हो तथा इसकी अवस्था, शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब P1 की पावर 0 हो तो राउल्ट के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1 और P1 बराबर, ध्यान दीजिएगा, P1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, P1 बराबर X1 PI। ठीक है ना, राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या हो जाएंगी, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, राउल्ट का नियम की सीमाएं क्या है। राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। ये किस पर लागू होता है, जो सांद्र विलयन होंगे उस पर लागू नहीं होता है। ठीक है ना, तो क्या कहा इनमें, देखिए राउल्ट का नियम तनु विलयन पर लागू होता है, सांद्र विलयन पर यहाँ विलयन प्रदर्शित नहीं होता है। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए, यह नियम केवल अवाष्पशील विलयनों पर लागू होता है। जो विलयन होता है केवल अवाष्पशील विलयनों पर लागू होता है। वैद्युत अपघट्यों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। ठीक, जो पदार्थ विलयनों में संगुणित हो जाते हैं उन पदार्थों के विलयन भी राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कोलेराउस के नियम को समझाइए। ठीक, और इसका ध्यान दीजिएगा, इस नियम के दो अनुप्रयोग आपको लिखना है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, कोलेराउस का नियम, कोलेराउस के नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर, ठीक है ना, अनंत तनुता पर मोलर चालकता लैम्डा m की पावर इनफाइनाइट इसके धन आयनों तथा ऋण आयनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं का लैम्डा प्लस की पावर इनफाइनाइट तथा लैम्डा माइनस की पावर इनफाइनाइट कुल योग होती है। ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, n m की पावर इनफाइनाइट बराबर v प्लस लैम्डा m की पावर इनफाइनाइट प्लस v माइनस लैम्डा इनफाइनाइट की माइनस की पावर इनफाइनाइट। ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो कोलेराउस के नियम के दो अनुप्रयोग भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो पहला अनुप्रयोग आपका ये है, दूसरा अनुप्रयोग ये है। ठीक है, दोनों को आप लिख लेना है अच्छी तरीके से, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगला जो हमारे पास प्रश्न आएगा क्या आएगा, वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में उदाहरण सहित विभेद आपको लिखना है। वास्तविक विलयन क्या होता है, वे विलयन जिनमें विलेय के कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर यानी कि
1 mn से भी कम होता है, वास्तविक विलयन कहलाते हैं। ठीक है ना। इन कणों को अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है। वास्तविक विलयन विलेय और विलायक का समांगी मिश्रण होता है। ठीक है ना। कुल्हाड़ी विलयन की बात करेंगे तो वे विलयन जिनमें क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा इसमें, वे विलयन जिनमें विलेय के कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच होता है, कुल्हाड़ी विलयन कहलाता है। ठीक। इन कणों को अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुल्हाड़ी विलयन वास्तव में विलेय और विलायक के एक विषमांगी मिश्रण होता है, जिसमें उसकी परिक्षिप्त परावस्था परिक्षेपण माध्यम को अलग अलग देखा जा सकता है। ठीक। एग्जाम्पल तौर पर देखेंगे तो दूध में जल एवं वसा को अलग अलग देखा जा सकता है। ठीक है ना। चलिए 3 नंबर की बात करेंगे। एक घनी संरचना वाला यौगिक तत्व ए तथा बी से बना है। इसमें ए परमाणु घन के कोने पर तथा बी परमाणु फलक के केंद्र पर है। यौगिक का गुणसूत्र आपको सूत्र ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, तत्व ए और बी से बने यौगिक की जलीय घनी संरचना में परमाणु की एक घन के कोने पर उपस्थित है। मतलब प्रति एकक सेल में ए की संभागिता 1/8 × 1 होती है। ठीक। इसी प्रकार बी के घन फलक केंद्र पर उपस्थित है, अर्थात प्रति एकक सेल में बी की सहभागिता 1/2 × 6 यानी कि 3 है। निम्नलिखित उपसंयोजकों में IUPAC नाम आपको लिखना है। ठीक है ना। तो K3CrC2O4 का होल थ्राइस का IUPAC नाम आपका क्या हो जाएगा, पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो क्रोमेट थर्ड। ठीक। और पेंटाएमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। न्यूक्लिक अम्ल से आप क्या समझते हैं, उदाहरण आपको देना है। तो न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के बहुलक, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इसका IUPAC नाम K3CrC2O4 का होल थ्राइस का IUPAC नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो क्रोमेट थर्ड। ठीक है ना। और इसका CONH3 का होल 5 CO3 × Cl का IUPAC नाम पेंटाएमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड है। ठीक है ना। चलिए अगला देखेंगे। न्यूक्लिक अम्ल से आप क्या समझते हैं, उदाहरण आपको देना है। तो न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं, जो एक क्षारक, एक पेंटोज शर्करा तथा एक फास्फेट अर्धांश से मिलकर बनता है। न्यूक्लिक अम्ल जनक से संतति में गुणों के स्थानांतरण के लिए अर्थात आनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, पहला DNA, दूसरा RNA। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। पी ब्लॉक तत्व क्या है, उन्हें पी ब्लॉक तत्व क्यों कहा जाता है, ये आपको बताना है। पी ब्लॉक तत्व क्या होते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में स्थित ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है, पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 Np⁴ से 6 होता है। चूंकि इस ब्लॉक में स्थित सभी तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है, इसलिए इन्हें पी ब्लॉक तत्व भी कहा जाता है। ठीक है ना। निम्नलिखित सेल का 298 केल्विन पर नष्ट समीकरण लिखिए एवं EMF की भी गणना कीजिए। ठीक, ये आपको लिख देना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं, इसको भी आपको उसी में लिख देना है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ, लिख लेना है आपको, सेम टू सेम ऐसे उतार लेना है। ठीक है ना। तो निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है कौन से, ब्राउनी गति पर। ब्राउनी गति क्या होती है, तो कोलाइडी विलयन का अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करने पर, किसका, कोलाइडी विलयन का अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी टेढ़े मेढ़े यानी जिग जैग तरीके से सभी दिशाओं में गति करते रहते हैं। कोलाइडी कणों का इस प्रकार गति करना ब्राउनी गति कहलाता है। वियर के अनुसार यह गति कोलाइडी कणों के परिक्षेपण माध्यम के टकराने के कारण होती है। यह गति कणों का आकार बढ़ने पर घटती है। ठीक है ना। स्कंदन की बात करेंगे, छोटे छोटे कोलाइडी कणों का अनावेशित होने के फलस्वरूप, क्या होने के, अनावेशित होने के फलस्वरूप आपस में मिलकर बड़े कणों के रूप में अवक्षेपित होने की घटना स्कंदन कहलाती है। ठीक है ना। चलिए उदाहरण तौर पर देखिए, हाइड्रोक्साइड लाल रंग के फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट में ऋणावेशित पीले रंग का आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट मिलाने पर स्कंदन हो जाता है, जिससे विलयन रंगहीन हो जाता है। ठीक है ना।
चलिए, प्रयोगशाला में एथिलअमीन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। संबंधित अभिक्रियाओं के समीकरण भी दीजिए। एथिलएमीन के एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त किया जाता है। ठीक, तो ये आपको बताना है। उसका उत्तर लिखेंगे हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा एथिलअमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो ये आपको लिख लेना है। ठीक, उसके बाद इसको आपको लिखना है। ठीक है ना, पूरा एथिलअमीन से एसिटिक अम्ल आपको कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। C2H5NH2 आपका एथिलअमीन है, HNO2 इससे क्रिया करेगा तो इसमें देखिए आपका उत्प्रेरक का काम करेगा तो C2H5OH बनाएगा और नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो CH3COOH यानी कि एसिटिक अम्ल आपका बनाएगा। ठीक है ना, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास कि ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए। टॉलिन अभिकर्मक के साथ ग्लूकोज कैसे क्रिया करता है, रासायनिक समीकरण भी आपको देना है। ठीक है ना, ये आपको लिखना है। और देखिए C डबल बांड O सिंगल बांड H, C सिंगल बांड H OH और सिंगल बांड H, C सिंगल बांड H, C सिंगल बांड OH और C सिंगल बांड OH और सिंगल बांड H और C सिंगल बांड OH और सिंगल बांड H, CH2 सिंगल बांड OH और D ग्लूकोज आपके पास है। ठीक है ना, तो ग्लूकोज की टॉलिन अभिकर्मक से अभिक्रिया आपका क्या हो जाएगा, तो ग्लूकोज टॉलिन अभिकर्मक से क्रिया करके ग्लूकोनिक अम्ल और सिल्वर दर्पण बनाता है। ठीक है ना, तो CHOH का होल 4 CH2OH आपका ग्लूकोज हो जाएगा। तो Ag2O टॉलिन अभिकर्मक है आपके पास, 2Ag सिल्वर दर्पण है। ठीक है ना, COOH CHOH और CH2OH ग्लूकोनिक अम्ल आपके पास है। तो उपर्युक्त अभिक्रिया के से स्पष्ट होता है कि ग्लूकोज में CHO समूह उपस्थित होता है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण। और देखिए 2022 के सेट नंबर 5 में भी आया हुआ प्रश्न है। तो क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है समझाइए। क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है ये आपको समझाना है। ठीक है ना, ये आपको समझाना है कि क्वथनांक का उन्नयन होता क्या है। ठीक, और ग्लूकोज के 12 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया, जो घोला है। ठीक है ना, तो इस विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड है। जल के लिए Kb की गणना K की पावर -1 मोल की पावर -1 में कीजिए। ठीक, तो चलिए इसको निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वथनांक का उन्नयन की बात करेंगे, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन के क्वथनांक में वृद्धि होती है और विलयन के क्वथनांक में हुई इस वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। तो डेल्टा टीबी की पावर 0 शुद्ध विलायक का क्वथनांक है और डेल्टा टीबी विलयन का क्वथनांक है। तो डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस डेल्टा पी की टी बराबर 0 क्वथनांक का उन्नयन कहा जाता है। ठीक, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, एक विलयन में 100 ग्राम जल में 12 ग्राम ग्लूकोज घोला जाता है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा तब विलयन का जो क्वथनांक आएगा डेल्टा टीबी बराबर 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 373.34 केल्विन। ठीक है ना, जल के लिए Kb बराबर के की पावर -1 मोल की पावर 1 इन्फाइनाइट आपको हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने पिछली बार करवाया तो आपको इसको अच्छी तरीके से लिख लेना है। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसको अच्छी तरीके से आप लोग समझिएगा। ठीक है ना, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, साम्य स्थिरांक एवं वेग स्थिरांक में अंतर समझाइए और प्रथम कोट की एक अभिक्रिया में 50 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा साम्य स्थिरांक एवं वेग स्थिरांक में अंतर आपका हो, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर साम्य स्थिरांक। ठीक है ना, साम्य स्थिरांक एवं वेग स्थिरांक में आपको अंतर लिखना है। ठीक, और क्या करा है, क्वेश्चन भी आपको दे रखा है कि एक अभिक्रिया, एक प्रथम कोट की एक अभिक्रिया में 50 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, इसके वेग स्थिरांक की गणना आपको करना है। ठीक, साम्य स्थिरांक एवं वेग स्थिरांक में अंतर अब क्या हो जाएगा आपका, साम्य स्थिरांक में ध्यान दीजिएगा तो Kc बराबर Kf/Kb, अतः अग्र तथा पश्च अभिक्रिया के वेग स्थिरांकों के अनुपात को अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक कहते हैं। किसी अभिक्रिया में अभिकारकों का सांद्रण एकांक होने पर अभिक्रिया का वेग ही अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहलाता है। R बराबर Ka इंटू बी, A बराबर B बराबर मोल प्रति लीटर, R बराबर K। ठीक है ना, इसका मान ताप बढ़ाने पर ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए बढ़ता है जबकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए घटता है। ठीक, इसका मान ताप बढ़ाने पर सामान्यतः बढ़ता है। A प्लस बी बराबर C प्लस डी यानी कि आपका ताप हो जाएगा। यह उत्प्रेरक द्वारा प्रभावित नहीं होता है, इसका मान उत्प्रेरक की उपस्थिति में बढ़ जाता है।
ठीक। इसका मान प्रारंभिक दाब और सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। इसका मान भी प्रारंभिक दाब और सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक। और देखिए क्या कह रहा है कि इसका मान केवल उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए ज्ञात किया जा सकता है। इसका मान किसी भी अभिक्रिया के लिए ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है ना। तो प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा, प्रथम कोट की एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के बराबर 2.303 अपान टी लॉग ए अपान ए माइनस एक्स। ठीक है ना। तो के बराबर 2.303 अपान कैपिटल टी लॉग ए अपान ए माइनस ए अपान टू। ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा। तो 2.303 अपान 50 लॉग 2 यानी 2.303 इंटू 0.31 अपान 50 बराबर 0.0693 अपान 50। ठीक है ना। तो 0.0113 प्रति सेकेंड आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण क्या हैं, ये संक्रमण धातु क्यों कहलाते हैं। आंशिक रूप से भारित द्विकक्षकों के कारण ये तत्व कुछ अभिलाक्षणिक गुण दर्शाते हैं, जैसे अनेक ऑक्सीकरण अवस्थाएं, रंगीन आयनों का बनना तथा अनेक प्रकार के लिगेंडों के साथ संकुल निर्माण आदि। ठीक। संक्रमण तत्वों के 3 अभिलाक्षणिक गुण की बात करेंगे तो ऑक्सीकरण अवस्था, ये तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनके बाह्यतम कक्ष की 3 उपकोष बाह्यतम कक्ष में पहली कक्ष की डी उपकोष की ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर होता है। ठीक है ना। ये आपको रंगीन लवणों का बनना, तो जिन संक्रमण तत्वों के डी कक्षक पूर्ण होते हैं वे रंगहीन होते हैं क्योंकि इनमें डी संक्रमण नहीं होता, अर्थात दृश्य क्षेत्र के प्रकाश का शोषण नहीं होता। जिन संक्रमण तत्वों के डी कक्षक अपूर्ण होते हैं इनके विलयन रंगीन लवण बनाते हैं क्योंकि डी कक्षक अपूर्ण होने के कारण इनमें डी संक्रमण होता है। ठीक है ना। संकुल निर्माण की बात करेंगे तो संकुल निर्माण में ध्यान दीजिएगा, संक्रमण तत्व अनेक संकुल यौगिकों की रचना करते हैं। इनका मुख्य कारण है कि धातु आयनों के आकार का छोटा होना, धातु आयनों का उच्च आयनिक आवेश तथा आबंधों के बनने के लिए डी कक्षकों की उपलब्धता आपके लिए हो जाएगा। ठीक है ना। उदाहरण तौर पर FeCN का होल 6 की पावर 3 माइनस CuNH3 का होल 4 की पावर 2 प्लस। ठीक है ना। चलिए, उत्प्रेरकी गुण की बात करेंगे। संक्रमण धातुएं तथा इनके यौगिक उत्प्रेरकी सक्रियता के लिए जाने जाते हैं। संक्रमण धातुओं का यह गुण उनकी परिवर्तनशील संयोजकता एवं संकुल यौगिक के बनाने के गुण के कारण है। वैनेडियम भी ऑक्साइड संस्पर्श प्रक्रम में सूक्ष्म विभाजित आयरन हाबर वृद्धि प्रक्रम और निकेल उत्प्रेरकी हाइड्रोजन में संक्रमण धातुओं के द्वारा उत्प्रेरण के कुछ उदाहरण हैं। संक्रमण तत्व की बात करेंगे तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु तथा आयन में डी कक्षक अपूर्ण होते हैं तथा उनके गुण एस तथा पी ब्लॉक में स्थित तत्वों के मध्य होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, उपसंयोजन संख्या यानी निम्नलिखित उदाहरण द्वारा समझाइए। तो पहला उपसंयोजन संख्या आपके पास है। तो एक संकुल में धातु आयन की, ध्यान दीजिएगा, एक संकुल में धातु आयन की क्या कर रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण, एक संकुल में धातु आयन की उपसंयोजन संख्या Cn उससे आबंधित लिगेंडों के उनदाता परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है जो सीधे धातु आयन से जुड़े हैं। उदाहरण तौर पर देखेंगे, अर्थात संकुल आयनों PtCl6 का 2 माइनस और NiCN3 का होल 4 की पावर 2 प्लस में Pt तथा Ni की उपसंयोजन संख्या क्रमशः 6 तथा 4 है। इसी प्रकार संकुल आयनों FeC2O4 का होल थ्राइस की पावर 3 प्लस में Fe और CO दोनों की समन्वय संख्या 6 है क्योंकि C2O4 की पावर 2 माइनस था En एथेन 1 2 डाइएमीन द्वितंतुर लिगेंड है। ठीक है ना। उपसंयोजकों की चुंबकीय गुण की बात करेंगे तो चुंबकीय गुण इसका ध्यान दीजिएगा क्या होता है। तो उपसंयोजकों के चुंबकीय आघूर्ण का मापन चुंबकीय प्रवृत्ति प्रयोगों द्वारा किया जा सकता है। इनके परिणामों का उपयोग संकुलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा संरचनाओं की जानकारी के लिए किया जा सकता है। प्रथम संक्रमण श्रेणी के धातुओं के उपसंयोजकों के चुंबकीय आंकड़ों का विवेचनात्मक अध्ययन कुछ जटिलता दर्शाता है। धातु आयनों के लिए जिन डी कक्षकों में 3 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं जैसे Ti की पावर 3 प्लस D1, V की पावर 3 प्लस D2, Cr की पावर 3 प्लस D3, इनमें क्या होगा, 4s तथा 4p के कक्षकों के साथ अष्टफलकीय संकरण हेतु 2 डी कक्षक उपलब्ध हैं। इन मुक्त आयनों तथा इनकी उपसंयोजन सत्ता का चुंबकीय व्यवहार समान होता है। जब 3 से अधिक 3D इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो अष्टफलकीय संकरण हेतु आवश्यक 3D कक्षकों के युगल सीधे उपलब्ध नहीं होते। ठीक है ना। हुंड के नियमानुसार इस प्रकार
D4 Cr⁴ प्लस Mn⁴ प्लस D5 NeMn+2 प्लस Fe⁴ प्लस के लिए रिक्त डी कक्षक के युगल केवल 3D इलेक्ट्रॉनों के युगलित होने से उपलब्ध होते हैं। फलस्वरूप क्रमशः 2 1 व A0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के बचे रहते हैं, ठीक है ना। और इनके अनेक स्थितियों विशेष तौर पर D6 युक्त आयनों में उप संयोजकों में चुंबकीय मान उच्चतम प्रचक्रम युग्मन से मेल खाते हैं, परंतु D4 और D5 स्पीशीज से मुक्त आयनों के मुक्त संकुलों में जटिलताएं पाई जाती हैं। Mn की होल 6⁻³ माइनस चुंबकीय आघूर्ण 2 युगलित इलेक्ट्रॉनों के कारण है, जबकि Mn6⁻³ का चुंबकीय आघूर्ण 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण है। या फिर Cn का होल 6⁻³ माइनस चुंबकीय आघूर्ण 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण है, ठीक है ना। और जबकि Fe6⁻³ प्लस का अनुचुंबकीय आघूर्ण 5 अयुग्मित संकुल आयन है, जबकि CO C2O4⁻³ प्रतिचुंबकीय है, ठीक। अगला ध्यान दीजिएगा, प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड के विरेचन की विधि लिखिए। इसके प्रमुख गुण भी आपको उपयोग को लिखना है। तो प्रयोगशाला में SO2 की विधि बनाने की विधि, यानी धातु सल्फाइड या धात्विक बाइसल्फाइड की क्रिया तनु अम्लीय HCl H2SO4 आदि के साथ कराने पर SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। Na2SO3 प्लस H2SO4 क्रिया करके Na2SO4 प्लस H2O प्लस SO2 NaHSO3 प्लस HCl आपका बनाता है। HCl क्या बनाएगा? NaCl प्लस H2O प्लस SO2 आपका बनाएगा। इसका औद्योगिक उत्पादन सल्फाइड अयस्कों के भर्जन के उत्पाद के रूप में होता है, यानी 4FeS2 सॉलिड है प्लस 11O2 गैस, यानी 2FeO3 सॉलिड है और 8SO2 गैस है, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए, गैस को शुष्क करने के पश्चात दाब द्वारा द्रवीकृत किया जाता है तथा स्टील के सिलेंडरों में संग्रह कर लिया जाता है। प्रमुख गुण, सल्फर डाइऑक्साइड तीखी गंध वाली रंगहीन गैस है तथा जल में अत्यधिक विलेय है। यह कक्ष ताप व 2 वायुमंडलीय दाब पर द्रवित होती है तथा 263 केल्विन पर उबलती है। सल्फर डाइऑक्साइड को जल में प्रवाहित करने पर सल्फ्यूरस अम्ल का विलयन प्राप्त होता है। यह SO2 गैस प्लस H2O सेकेंड H2SO3 आपका इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना। उसके बाद यह सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सोडियम सल्फाइड बनाती है, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड की ओर अधिक मात्रा के साथ अभिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है, ठीक। 2NaOH प्लस SO2 क्रिया करके Na2SO3 प्लस H2O SO2 क्रिया करके 2NaHAsSO3 बनाता है। नम सल्फर डाइऑक्साइड अपचायक की तरह व्यवहार करती है। सल्फर डाइऑक्साइड के उपयोग की बात करेंगे तो शर्करा एवं पेट्रोलियम के शोधन में, ऊन तथा रेशम के विरंजन में, प्रतिफ्लोर विसंक्रमक तथा परिरक्षक के रूप में, द्रव SO2 अनेक कार्बनिक तथा अकार्बनिक रसायनों के लिए विलायक के रूप में प्रयुक्त होती है, ठीक है ना। यह आपके लिए हो जाएगा। अगला देखिए, ईथर का एल्किल हैलाइड के विरेचन से विधि रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया तथा नाइट्री अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। तो ये अभिक्रियाएं मैंने आपको बहुत बार बताई हुई हैं, ये आपको लिख लेना है। क्या लिख लेना है कि ईथर का एल्किल हैलाइड के विरेचन की विधि का विलियमसन संश्लेषण आपको लिखना है, ठीक। उसके बाद देखिए, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया हमने आपको बहुत बार बता रखी है, इसको आपको लिख लेना है, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगला क्या है, नाइट्रोकरण। क्या नाइट्रोकरण को भी आपको अच्छी तरीके से कर लेना। उसका 7वां नंबर ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या हैं, क्लोरोबेंजीन के हैलोजनन नाइट्रीकरण तथा सल्फोनेशन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं रासायनिक समीकरण सहित आपको बताना है। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो ये आपके लिए हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, ये आपको लिख लेना है, इसको भी और इसको भी पूरा आपको लिख लेना है, ठीक। तो ये चीज़ें हैं, फिर आपको देखना है, समझना है, लिखना है। सल्फोनेशन की बात करेंगे, सल्फोनेशन को भी आपको लिख लेना है। उसके बाद क्लोरोबेंजीन, इसको भी आपको अच्छी तरीके से पूरा का पूरा लिख लेना है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, उसके बाद इसको भी आपको पूरा का पूरा कर लेना है, ठीक। उसका देखिए, एल्डिहाइड बनाने की 2 विधियों का रासायनिक समीकरण देते हुए लिखिए तथा टॉलिन अभिकर्मक एवं फेलिंग विलयन के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रिया भी लिखिए। तो एल्डिहाइड बनाने की 2 विधियां, एसिल क्लोराइड के अम्ल क्लोराइड में एसिल क्लोराइड का PDBSO4 की उपस्थिति में उबलती जाइलिन के साथ अपचयन करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को रोजेमुंड अपचयन कहते हैं, ठीक। ऐसे RCOCl प्लस 2H
PdBSO4 की उपस्थिति में क्रिया करके उबलती जाइलिन की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनाएगा, RCHO प्लस HCl बनाएगा, और CH3COCl प्लस H2 यानी स्टील क्लोराइड है, तो PdBSO4 की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनाएगा, CH3CHO प्लस HCl आपका बनाएगा। ठीक, ये भी आप देख लीजिए, नाइट्राइल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। ठीक, तो एल्किल साइनाइड RCN से इथरी विलयन को स्टेनस क्लोराइड और सांद्र HCl द्वारा अपचयन कराने के बाद उत्पाद का भाप आसवन करने पर एल्डिहाइड बनता है। यह अभिक्रिया स्टीफैन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना। तो RCN प्लस ACnCl2 डाइल्यूट HCl, ये आपका 2H है, तो RCH ये आपका एल्डिमिन हाइड्रोक्लोराइड है। ठीक है ना। तो NH प्लस HCl है, तो ये आपका H3O प्लस है। ठीक है ना। RCHO प्लस LH4Cl, तो ये आपका एल्किल हैलाइड है। ठीक है ना, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइडों की टालिन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया की बात करेंगे तो एल्डिहाइड को ताज़ा बने अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन एंटालो अभिकर्मक के साथ गर्म करने पर सिल्वर धातु बनाने के कारण चमकदार सिल्वर दर्पण बन जाता है। एल्डिहाइड संगत कार्बोक्सिलेट ऋणायन से ऑक्सीकृत हो जाता है। यहाँ अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में संपन्न होती है। ठीक, ये आपको कर देना है, ये भी आपको कर लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चा लोग, अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।